Hello, welcome friends to the face-to-face corporate series episodes which we cater to small and medium-sized companies. Friends, as an initiative of this program, we make it a point to talk to emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, so that all of us can understand these companies' operations in a much better way. And friends, today we have got another interesting company to discuss. The company's name is Pranik Logistics Limited, and we have the privilege of having Mr. Pranav Kumar Sontalia, who is the managing director. Pranav ji, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम के लिए टाइम देने के लिए. एंड वी ऑल्सो थैंक हैव यू अविनाश जी। अविनाश सहगल, हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी. अविनाश जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा है. थैंक थैंक्स अ लॉट। विदाउट वेस्टिंग टाइम सर, पहला सवाल जो मेरा बेसिक सवाल होता है सारे प्रमोटर्स को, कि सर हमको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार का बिजनेस मॉडल हम ऑपरेट करते हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, और सर थोड़ा सा आपके बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए. क्या ये फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके फादर के टाइम पे आपने शुरू की है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे तो हमको आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी. सो सर प्लीज स्टार्ट. थैंक यू अविनाश जी। ये आपने बिल्कुल सही बोला, ये एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है। और ये बिजनेस का स्टार्ट इनफैक्ट मेरे स्कूल टाइम में हुआ था। एंड बिफोर मैंने ग्रेजुएट किया था कंपनी फॉर्म हो गई थी। व्हेन आई वाज इन स्कूल उसी समय आया कि बिजनेस करना है। फिर काफी सारे उसमें रिसर्च आए कि कौन सा बिजनेस करना है एंड क्यों करना है। तो बिजनेस कौन सा करना है, एक कहीं ना कहीं बना कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस करना है। रिसर्च के डेटा के बेसिस पर भी एक कंक्लूजन आया। कंक्लूजन ये आया कि यार आज कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी मैन्युफैक्चर हो, प्लांट कहीं पर भी हो, अल्टीमेटली वो ग्रोथ अभी करेगा जब वो सेल्स करेगा। और सेल्स तब करेगा जब वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना इज लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स बिजनेस एवर ग्रो करेगा, बी इट when I started thinking in 2012 to its formation in 2015, now when we are in 2024 or going years and years ahead from now, तो लॉजिस्टिक्स बिजनेस हर समय रहेगा। अब एक आपने पूछा कि आपका बिजनेस मॉडल बताओ। तो अब लॉजिस्टिक्स बिजनेस रहेगा, लॉजिस्टिक्स बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो आजकल क्या होता है ना, काफी लोग चार गाड़ी लेके स्टार्ट कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी क्या है अभी? अब इसमें क्रिटिकल सर्विस जो आता है ना, वो एक बहुत ज्यादा प्ले की रोल प्ले करता है कि आप क्या सोल्यूशन, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, क्या आप चीज कर रहे हो, अल्टीमेटली व्हाट यू आर गिविंग इट। सिर्फ गाड़ी लगा लेना, आप अगर वहां पर मुंबई में हो और मैं अगर कलकत्ता में हूँ या अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद से मुंबई अगर एक 32 फीट गाड़ी लगाना है तो वो रॉकेट साइंस कुछ भी लगा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएटर, कि लास्ट माइल डिलीवरी। जो लास्ट लेग एग्जांपल, आज अगर आप रिलायंस डिजिटल से या टाटा क्रोमा से कहीं से भी एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, तो आप उसको अपने साथ गाड़ी में घर नहीं लाते हो। आप बोलते हो कि बस ये लो, ये हो गया, आप इसको डिलीवरी करा देना। Now delivering that from the warehouse to you, the end customer, that is the critical part, because that is where actual services and solutions and all the things come into play. Because when we are dealing with customers, they are the people who will be giving us, they'll be having their own demands and different demands at different points of time. We are serving, if I talk about our home delivery, so we are delivering to roughly 2,500 customers on a daily basis. And there we get different, that some people will say that, okay, now so I'm not at home, now it's my office hours, मैं तो सुबह 10 बजे ऑफिस निकल जाऊंगा, मुझे उसके पहले चाहिए। मैं 4 बजे ऑफिस जाऊंगा, मुझे उसके बाद चाहिए। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स ऑफ सच। तो ओके. दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्रिटिकल डिलीवरी। द सेकेंड, द रियल क्रिटिकल इज द रिवर्स लॉजिस्टिक्स। वही वाला रेफ्रिजरेटर अगर आपके पास थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में पहुंचा, कि डेंट लगा हुआ है या कुछ भी ये है, आप बोलोगे कि भाई मैं तो उसको नहीं लूंगा, दिस नीड्स टू बी रिटर्न बैक बिकॉज आई पेड फुल अमाउंट, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज इन डैमेज कंडीशन। बट फॉर even me as a logistics partner, I will not say कि I'll pay the money. The company or the aggregator who has sold it, say Tata, Chroma or Reliance Digital, they are also not going to bear the loss. So what it is, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास जाना है वापस।
या तो उसके पास जाना है, या जो भी प्रोसेस है, इंश्योरेंस क्लेम होना है, तो उसके लिए फिजिकली फ्रिज चाहिए. सो दैट फ्रिज ऑल्सो नीड्स टू बी ब्रॉट बैक टू द वेयर हाउस. नाउ दैट इज एन इंडिविजुअल पोजिशन. Forward in itself is critical, लेकिन still वहां पर I'm serving to 10 customers probably in that particular pin code or the nearby pin codes. But now when I have to pick it up, your one customer, one pin code, single material, making it cost effective, that is the challenge. And we Pranic Logistics are working on that. So Okay. that's where it also differentiates ourselves. That's where also it brings into the logistics tinge in our company, more of it. So this is the rough overview that I have given you. ओके, ये ठीक है प्रणव जी, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। प्रणव जी मुझे बताइए क्या क्या सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। आपने बोला रिवर्स लॉजिस्टिक्स करते हैं, फिर लास्ट माइल कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो विद इन आवर प्रोडक्ट कैटेगरी इफ यू कैन गिव अस सम हाइलाइट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज व्हिच यू ऑफर टू आवर कस्टमर्स, तो उसके बारे में बताइए। Sir, you give a brief overview, Yeah, sir. sir. Mostly we have transportation and warehousing as the one of the skeleton on which our complete logistics solution works. इसमें हम end to end supply chain means आप warehouse का complete operations देख लो, manpower handling से लेके inventory handling तक, that complete that services we give. Other than that, requirement of fleets basis, like what count of the product which has to be travel, so those all things we give, like optimum utilization of fleet, that services, and then warehouse services, both services we do. Oh. Other than that, we have CFA operations, clearing and forwarding, that work we do. In warehousing itself, the what sir has explained, reverse logistics, that services we give. So these are the 4-5 major services where we focus. All these 4 services are included with value added services, where say different technologies are getting implemented, whether it is warehouse, तो वहाँ पे हम सर WMS होता है, warehouse management system, जिसमें हम lakhs and lakhs of square feet warehouses में इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं. End to end we can track इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का फ्लो मॉनिटर करते हैं. देन इन केस ऑफ लॉजिस्टिक्स में हम TMS है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम है. तो ये सारा चीज है जो हमें हमें टेक्नोलॉजी से चीजों को प्रॉपरली और एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प होता है. तो दीज ऑल सर्विसेज अलोंग विद टेक्नोलॉजीज वी डू इट. ठीक है, बिल्कुल। अविनाश जी, अभी और एक सवाल जो इससे रिलेटेड है, मुझे बताइए कि सर हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट में पोजीशनिंग है, हमने इतने सालों से अभी बिजनेस खड़ा किया है, सो सर विद इन द डोमेस्टिक मार्केट व्हाट इज आवर पोजीशनिंग विद द कॉर्पोरेट कस्टमर्स वी हैंडल, B2B वाले कस्टमर्स है। और दूसरा सर बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है, क्योंकि ज्यादातर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही आप केटर करते हो, तो सेक्टर के बारे में थोड़ा सा फ्लेवर अगर दें कि FMCG सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, या कोई दूसरा सेक्टर है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज को हम ज्यादातर सर्विस करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। See, mostly if you see, our profile is of handling all verticals. It's expertise in all, most of the verticals where supply chain operates. Whether it is pharmacy, that also we do with Sasta Sundar, Netmade of Reliance. Okay. These two industries, these two companies we are associated with. Apollo Apollo Pharmacy. Pharmacy also we are associated. FMCG we have offline as well as online retail, where Q-commerce has come into picture, like Zepto, Big Basket, Blinkit. These all Q-commerce we are doing it. Other than that, offline retail is our Reliance Retail, and then more retail. These all companies also we are associated with. And so, Trends garments also we are associated. It is Reliance Trends, Pantaloons. Then other companies, Max Fashion and all. Manufacturing also we are associated. Means primary movement as well as secondary movement we are associated. Most of the industries we are covered with. Okay. Wherever we want to make entry, we have that expertise and we have that expert people available in other companies. We just take the pool of those people and get things implemented. With 7-10 days rollout, we have some roller coaster ride. Then after it gets a smooth operation. ओके, मैं समझ गया। आई थिंक अविनाश जी, और एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हमारी फ्लीट है, जहाँ पे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी करते हैं, सर ये फ्लीट हम खुद रखते हैं या थोड़ा सा इसमें आउटसोर्सिंग भी होता है? आई मीन हाउ डज इट वर्क, इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर इसमें क्या है ना, इनिशियली वी स्टार्ट विथ एग्रीगेटिंग आउटसोर्स्ड व्हीकल्स and later on we moved with our some 30% of our own fleets. Later on that requirement comes because market competitive है, vendors को और aggregated vehicles को break करना थोड़ा easy होता है.
but although they are not able to do it because हमारा एसोसिएशन बहुत लंबा होता है, we have them, we lease them for 2 3 4 years with all multiple benefits which we give vehicle owners को, vehicle drivers को. हमारा अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हेल्थ बेनिफिट्स है, मीन्स जितना पॉलिसीज वी मेक इट फॉर आर स्किल्ड एम्प्लॉय, सेम वे वी मेक इट फॉर them also. So like this, we have aggregated vehicles also, and we have our own fleets also. See, I'll add on अविनाश जी इसमें what we do is कि हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोग कितना अपने व्हीकल्स हम लोग कम रखें, जैसा सर ने भी कहा कि 30% ओन एंड 70% फ्रॉम मार्केट. मार्केट से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, एक कम्युनिटी बने. इट इज ऑल्सो एक बिजनेस कम्युनिटी ऑल टुगेदर बन रही है, जो सब लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो लोग हमारे साथ जुड़े, सब वी ऑल ग्रो टुगेदर. तो दैट इज ऑल्सो द फोकस ऑफ द कंपनी, कहीं ना कहीं कि लोग कंपनी के साथ अच्छे लोग जुड़े, वेंडर्स जुड़े, ड्राइवर्स जुड़े ये करने के लिए. तो हम लोग मार्केट से ही 70% ट्राई करते हैं. अपनी व्हीकल्स हमें कुछ जो भी नॉमिनल मिनिमल क्वांटिटी हो वो रखनी पड़ती है to improve the service levels, to meet the incidental. अब जस्ट एग्जांपल, जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते होगे कि जहां पर अगर लेट्स से एग्जांपल 1 व्हीकल का ट्रांसपोर्टिंग होना होगा, वहां पे 2 व्हीकल का रिक्वायरमेंट आएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन है ना, अभी लोग कपड़े खरीदने वाले बहुत हैं, अभी लोग टीवी फ्रिज खरीदने वाले बहुत हैं, तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं. तो जब वहां पर एड ऑन रखेगा तो इमीडिएट मार्केट से मिलना, क्योंकि अब कस्टमर मतलब हमारे जो कस्टमर हो गए, रिलायंस के पास तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट आया कि यार एक काम करो, अभी 2 गाड़ी भेज दो मेरे को. तो अभी भेज दो, वो दैट इज नॉट नेसेसरी ना कि मुझे मार्केट से अभी मिल जाएगा. तो उस सर्विस को, अगेन दैट इज अ क्रिटिकल सर्विस, उस सर्विस को इंश्योर करने के लिए कि दैट गिव्स अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, तो हम लोग कुछ व्हीकल्स अपनी रखते हैं. अदरवाइज वी ट्राई टू कीप मैक्सिमम ऑफ द मार्केट व्हीकल्स. बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया. उसका मतलब मैं ये मान के चलूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा मॉडल जो है वो ज्यादातर एसेट लाइट मॉडल है, यानी हम आउटसोर्सिंग पे ज्यादा अभी Absolutely correct. Absolutely correct. If I talk about technical terms, you are bang on the target. तो प्रणव जी, अभी मेरे को बताइए सर, एज ऑफ नाउ जो डिमांड सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी FY25 शुरू हो चुका है, हम अक्टूबर के महीने में, सर विदाउट गिविंग नंबर, अगर आप हमको पूरा पिक्चर बताएं कि सर अगले 1 2 3 साल के लिए हाउ डू यू सी द मार्केट ग्रोइंग, और सर हमारी कंपनी कैसे इसको कैपिटलाइज करे. सर पहले तो अगर आप देखो तो जून के नंबर्स तो ऑलरेडी आपके पास हैं, दैट्स रफली अराउंड 22.5 करोड़. तो अगर मैं जस्ट एज अ लेमैन अगर करूं, तो वो एनुअल इस ईयर का क्या होगा, वो एज अ लेमैन टर्म्स में निकाल सकता है. एनीवन कैन डू दैट. प्लस मतलब that quarter result and into annualized forms with a bit of addition of considering month end volume, sorry, year end volumes as well as festive season volumes. Okay. So a tentative as of now, if I do not grow further, so my as on date turnover, if I'm not doing any growth, if I'm not going for any expansion until March 25. Now the thing comes that if we go for expansion, so definitely, as you said, I cannot quote any numbers, but there are roughly 6 warehouses where we are into talks with some good companies to start off, and all these are big warehouses. All those we are speaking, there is none below 70 or 1,000 and audit. Okay. So the revenue you can tentatively expect what it is going to bring us. Thirdly, if I talk about apart from all this, there is a huge growth that is expected into the logistics sector. Even the PM's Gati Shakti coming in, and a lot of things happening. You are gradually the vehicle stat is reducing because वो आपका टोल टैक्स एडवांसमेंट्स हो रहा है. पहले जितने लाइंस लगते थे, अब फास्टैग होने से वो कम हो गए. Gradually, as we know कि there is a working going on wherein it will be linked to the satellite direct. So again, there is going to be a time saving over there. A lot of things. So there is a huge expansion and a growth that has been seen in the logistics sector. तो वो बोलते हैं ना, वो जब टेबल का साइज बड़ा होते जाएगा, तो सब उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सेदार बनेंगे ना. बिल्कुल. अब जैसे प्राणिक के साथ आज अगर हमारा ग्रोथ होगा और आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर और एनीथिंग, तो सब ग्रो, आप भी ग्रो करोगे ना. बिल्कुल सर, बढ़िया. आई मीन आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. अविनाश जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारा जो वेयर हाउसेस, यानी जो कॉर्पोरेट के वेयर हाउसेस के साथ हम काम करते हैं, सर मोटा मोटी ये क्या एक एस्टेब्लिश मॉडल है जहाँ पे ऑर्डर बुक आपको पहले से पता चलती है,
या इज इट अ रोलिंग बिजनेस कि भाई एक महीने में रिलायंस ने कुछ दिया, दूसरे महीने में कोई दूसरे कस्टमर ने दिया, तो इज इट अ रोलिंग बिजनेस और डू यू हैव सम ऑर्डर बुक इन माइंड कि भाई इतने ट्रक का या इतनी सर्विस तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लगेगी? तो उसके बारे में जरा बताइए। और दूसरा सवाल अविनाश जी, दिस इज अ फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन, सर इसमें प्राइसिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्या ये फिक्स्ड प्राइसिंग पे चलता है या डायनामिक प्राइसिंग पे चलता है? इसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएबल रहेंगे, तो सर प्राइसिंग के बारे में भी जरा प्लीज इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया। सर मोस्टली जो वेयर हाउसेज होते हैं ना, व्हाट वी गेट इट फ्रॉम कस्टमर्स, वो फिक्स वेयर हाउसेज होते हैं। मीन्स फॉर देम दे हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो थ्रू क्वांटिटी, कि इतने क्वांटिटी इतना वॉल्यूम दे हैव टू हैंडल ऑन पर डे बेसिस। तो बेसिस दैट वी हैव टू मॉडल operating. First is a cost model where manpower cost along with some management fees are charged to customers. ओके। Other than that, we have throughput model, where per piece model, it is per piece productivity basis that we charge it to customers. Now, there are different types of warehouses which we have, and that is aligned with the clients only. It's not like multiple clients can operate in the same. We operate last mile deliveries where there is a possibility where we can have 2 3 clients, because ultimately customer has to be delivered, whether it is Chroma customer is getting delivered or Reliance Digital customers are getting on those services. We have pin code based hub models that there we have integration of that. But when we talk of inventory where which is kept in the warehouse, that is owned by the client and customer only, where we cannot mix the clients. Okay. If we want to mix it, we have to have a proper partition. We have to have proper AD of the both warehouses, both locations. Okay. So that is one part. The warehouse operates in that model. You asked for the cost. Cost is also calculated basis throughput only. The people involved, we do time motion studies of the material, basis that manpower designing is done, and basis that cost model is getting implemented. तो उसके बाद हम लोग उसको कंपनी को भी ask कि these are the services which we have in the scope, and basis that charges will be this. We have certain negotiation process and all, we go through with that, and then MOU is getting signed. नहीं नहीं, आई थिंक अच्छी तरह से समझा है अविनाश जी। रणा जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारी कंपनी को फाइनेंशियल्स थोड़े टाइम के लिए बाजू में रखते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव टर्म्स में सर हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स? क्या हमारी सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, क्या हमारा काम करने का तरीका दूसरे कंपनी से थोड़ा सा बेहतर है? सर इफ यू कैन शेयर 2 3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स फॉर अस, दैट वुड बी रियली बी ग्रेट। सर मैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट बताता हूँ इसमें, मतलब 2 3 पॉइंट्स नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि सिर्फ 4 गाड़ी लेके गाड़ी चला लेना और मुंबई से अहमदाबाद और दिल्ली भेज देना लॉजिस्टिक्स नहीं होता है। लॉजिस्टिक्स इज द क्रिटिकलिटी। आप तो डेफिनेटली काफी सारे कंपनीज को देखते हैं, रिसर्च करते हैं। आप एक बार प्लीज रिसर्च करो, आप एक बार देखो कि कितने ऐसे लॉजिस्टिक्स, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज पहले मार्केट में है जो आपको ट्रांसपोर्टिंग भी दे रही है। ट्रांसपोर्टिंग में भी बाय एंड लार्ज अब अगर आप जाओगे तो 3 कैटेगरी होती है, मिडिल, फर्स्ट माइल, मिडिल माइल एंड लास्ट माइल। तो कितने कंपनीज हैं पहले जो कि तीनों ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं? अब जो तीनों कर रहे हैं उसमें कितने कंपनीज ऐसे हैं जो साथ में रिवर्स भी कर रहे हैं? अब उसके बाद कितने कंपनी ऐसे हैं जो वो करने के बाद साथ में वेयरहाउसिंग भी कर रहे हैं? तो ये जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, ये फिर आप लास्ट में शायद एक नाम या 2 नाम के साथ आप बच जाओगे। बिल्कुल। तो वी आर डूइंग दैट, वी Okay. आर एक्सपर्टाइजिंग इन दैट, Okay. and we are one amongst those 1 or 2 that you will probably end up with. Okay. So that is our key differentiator if I talk about. क्या होता है, कस्टमर एक हमारे पास आया है, कोई भी कंपनी हमारे पास आया, they get all solutions under one roof. So it is a complete integrated supply chain solution. Logistics ultimately, but overall it is a supply chain solution. It is not a service, it is a solution. We are solution providers. We are not service providers, we are solution provider. हम आपको solution दे रहे हैं, और किस चीज का solution दे रहे हैं? सप्लाई चेन का solution दे रहे हैं, एंड इंटीग्रेटेड वे में दे रहे हैं। तो ये बस एक ही पॉइंट है जो मेरा सब चीज को डिफरेंशिएट कर देता है। वेरी ऑनेस्टली अविनाश जी, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऑफ लेट ये करके जब 2015 में कंपनी मैंने स्टार्ट किया था, सो आई वेंट लॉट ऑफ प्लेसेस, हर कंपनी में जाता था, मिलता था उनके ऑफिसर्स से। लाइक कि ठीक है, यू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, सब चीज ये करो। तो कहीं ना कहीं उस समय अगेन एक ठीक है, अच्छा ये बच्चा है,
करना चाहता है, एक बार इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इनिशियली अपॉर्चुनिटी दिया सबने, ग्रेजुअली उनका ट्रस्ट बिल्ट होते चल गया। आज के डेट पे मैं आपको बताता हूँ अविनाश जी, हमें मेरी कोई सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। कॉल्स आते हैं कि वी हैव दिस इशू, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी नीड टू एड्रेस, एंड कैन यू गिव अस अ सॉल्यूशन फॉर दिस, can you carry out this task? And then we say yes sir, whatever, when can we meet for your, if you can give us an appointment, we can meet, we can discuss, and then we can close further. I think बहुत बढ़िया प्रणव जी. I think supply chain solutions is the key word which I think you mentioned, and I think that is the Correct. differentiation of our company. Correct. सर अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में पूछते हैं सर. इस साल दैट इज FY बिल्कुल 24 के लिए तो बहुत बढ़िया नंबर आपका आया है. इनफैक्ट जून क्वार्टर हैज आल्सो कम आउट वेल. सर टेल मी वन थिंग दैट प्रॉफिटेबिलिटी सर FY 24 में थोड़ी सी काफी बेहतर हो गया. ऑल्दो टॉप लाइन अगर हम देखें तो टॉप लाइन सर आपका करीबन 66 करोड़ था, जो पिछले साल 60 करोड़ था. सर ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मेन कारण क्या था कि यू गॉट सम गुड ऑर्डर्स, योर मार्जिन्स इंप्रूव्ड? क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ्लैटिश था, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया मैं था. आपको तो इसका बताता हूँ, रीजन मैं बताइए. आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आप जब भी कोई नया बिजनेस करने जाते हैं ना, तो इनिशियली आपको कुछ एक टीदिंग पीरियड लगता है बिजनेस को सेटल डाउन करने के लिए, बिल्कुल. कि आप किए हो, आपको एक बार सेटअप करना है, वहाँ पे दिन वहाँ पे रहना होता है, क्लोजली मॉनिटर करना होता है। लेट्स से कि इनिशियली क्या होता है, अगर मैं मैन पावर की बात करूँ, कोई एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 10 लोग की जरूरत होती है, वहां पर इनिशियली फॉर 15 डेज और 1 मंथ आपको 15 लोग लगाने पड़ते हैं, और वट एवर बिल्कुल. इट इज, इनिशियल एक बिल्कुल. टीदिंग प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है। तो जब कंपनी ने उसके प्रीवियस ईयर में जब 61 करोड़ का रफली टर्नओवर किया था, उसके प्रीवियस ईयर में 33 करोड़ का टर्नओवर किया था, तो ये जो ऑलमोस्ट डबल का जंप आया, तो जंप करने के लिए जो कंपनी को सेटअप फिक्स करने के लिए, ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए काफी सारे ऐसे एडिशनल एक्सपेंसेस करने पड़े, कि जहां पर एडिशनल मैन पावर, एडिशनल ऑल सेटअप्स एंड एक्सेट्रा दैट इज रिक्वायर्ड, तो डेफिनेटली एक एक्सपेंसेस गया। प्लस जब कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ, तो काइंड ऑफ एन एक्विजिशन एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं आया। सो दिस वाज अ वेरी की पैरामीटर बिकॉज ऑफ विच ये प्रॉफिट उसी ईयर में आना था, बट हाँ. ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस कंपनी ने कर दिए, तो आप देखो कि उतना वो प्रॉफिट आ नहीं पाया। ओके. सेकेंडली, अब जब हमने एक एस्टेब्लिश कर लिया, ये आ गया, तो वी इंजॉयड सम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम पहले जाते थे, अच्छा ठीक है, हमें अब एक गाड़ी आप दे दो, यहाँ पर ये चलना है। अभी एक साथ हमने बोला कि यार हमें एक साथ 20 गाड़ी दे दो। तो अगर हम खरीद भी रहे हैं, एग्जाम्पल, तो बोला था अच्छा 20 गाड़ी खरीद रहे हैं, तो डीलर को भी रहेगा, अरे यार इसको तो थोड़ा सा कम प्राइस में दे दो। बिल्कुल. और क्या होता था, अब मैं मार्केट से लीज भी कर रहा हूँ, कोई बड़ा वेंडर है, बोलता था नहीं नहीं यार, ये तो मेरा बड़ा, ही इज अ बिग कस्टमर टू मी, थोड़ा सा प्राइसेस भी इधर उधर है तो मैं कर लूँ। सो ऑल ऑफ दिस वेरी मतलब स्मॉल थिंग्स, दिस दैट हियर एंड देयर, दे केप्ट कमिंग, दे केप्ट एडिंग अप, एंड दे केप्ट गिविंग अस वैल्यू एडिशन, एंड ओके. अल्टीमेटली वो आपको प्रॉफिट दिखा। बिल्कुल. मैंने आई थिंक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया प्रणव जी. सर अभी जो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आज का इंटरव्यू का. सर हमारी कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, सो सर पब्लिक इशू का साइज कितना बड़ा है, हम कितना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, और सर व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग दिस मनी, इफ यू कुड प्लीज टेल अस. नाजी, पब्लिक इशू का साइज रफली 22.5 करोड़ वी आर रेजिंग। जो अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं बात करूं, तो इसका ऑब्जेक्ट्स में 80 लाख हमने रखा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करने के लिए, ताकि और हम लोग टेक्नोलॉजिकली कंपनी को ग्रो कर सके, जिससे स्केलेबिलिटी का ऑप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो 80 लाख उसके लिए है। 2 करोड़ 20 लाख है कि फॉर द वेयर हाउसेज जो हमने सेटअप किया है और कर रहे हैं, तो उसमें जो एसेट्स, इनफैक्ट जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसमें कुछ एसेट्स डिप्लॉयड है जो एज ऑन डेट हम लोग रेंट पे लिए हुए हैं। जैसे आते हैं आपके क्लैंपर्स, फोकलिफ्ट्स एंड पैलेट्स, हाँ. एचपीटी, सच एज दैट, वो हम लोग कंपनी ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था, एंड इट वाज द रिजल्ट वाज दैट वी शुड, इफ वी परचेज आवर ओन एसेट, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो एग्जैक्टली. 2 करोड़ 20 लाख का अमाउंट उसके लिए रखा हुआ है। ओके. 12 करोड़ का, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है इस इशू का, वो है टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। ओके. वर्किंग कैपिटल तो आप जैसे समझ सकते हो कि अब जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा,
वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो तभी आएगी, बिल्कुल। उसके पहले तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी नहीं। So that is to meet the working capital requirement. So if you see, the company is more emphasized on the growth parameter. ये फंड आईपीओ से जो प्रोसीड्स आ रहा है, that is majorly into the growth segment, एंड आई and थिंक balance that is the general measures that is there. So आपने सही कहा कि सर ज्यादातर पैसा आपका ग्रोथ कैपिटल में ही लग रहा है, जो अच्छी बात है। सर प्रणव जी, अभी एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी आपने हमको सवाल दिया। सर हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? लाइक ऑल दीज कस्टमर्स जो अविनाश जी बोल रहे थे कि वेयर हाउसिंग के जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है प्लस जो नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे, सर मोटा मोटी आपको कितने टाइम में आपको अपना पैसा वापस मिलता है? लाइक यू डिलीवर अ सर्विस, डू यू टेक एनी अपफ्रंट पेमेंट और डू यू हैव एनी सर्विस वेयर कोई ना कोई नया कस्टमर होगा तो आप कोई देखिए ऐसा, गारंटी, सर इसके करेक्ट, बारे ऐसा तो नहीं होता है। कोई अपफ्रंट पेमेंट एडवांस कोई कंपनीज देती नहीं है। रफली जो साइकिल होता है, आप मान के चलो, वो अराउंड 75 90 डेज का साइकिल होता है वो। में? ओके। 90 डेज कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि हमने सर्विस दिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो व्हेन अक्टूबर एंड्स, in the first week of November we submit the bills to the companies. Example, if it is Reliance that we are working with, so in the first week of November मैं अक्टूबर का बिल कंपनी को दूंगा, रिलायंस को दूंगा। रिलायंस टेक्स 45 years टू प्रोसेस द बिल्स। ओके, ठीक है। तो वो मुझे पेमेंट देगा रफली 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, जो टाइमलाइन सूट्स। तो अगर आप, मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर आपको बताता हूँ, उसे 45 दिन होना चाहिए, 45 डे पेमेंट नहीं आना चाहिए। अब वो नहीं आया, 10 दिन बाद गया, तो मैं और आप जाके उससे लड़ नहीं सकते यार क्यों नहीं दिया आपने पेमेंट, ये या कुछ ये, बट दैट इज फेयर इनफ। तो मार्जिनल डिलेज होता है बिकॉज इट इज द कंपनी, सो मार्जिनल डिलेज आर एक्सपेक्टेड, एंड वो कभी भी हो सकता है, कभी कुछ सिस्टम का ये। सो ऑन अ सेफर साइड वी शुड टेक कि 90 डेज का साइकिल है। ओके। और दूसरी बात, जस्ट टू कंक्लूड सर, ये जो वर्किंग कैपिटल का पैसा हम रेज कर रहे हैं, इससे हमको काफी मदद मिलेगी प्रणव जी, क्योंकि इतना पैसा जब कंपनी में आएगा तभी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी प्रॉपरली एंड इजीली फंडेड। इज दिस थिंकिंग राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। All the requirements will be funded, and more the important thing is that we'll have scope for growth. हाँ, Just एग्जैक्टली। today if I'm getting, अगर let's say कि मुझे अगर कोई मंथली एडिशनल 5 करोड़ का बिजनेस अगर मुझे मिलता है, तो there is a constraint as on date कि okay, from where that needs to be funded. So when this fund comes in and that is for the working capital, तो है करोड़ का फंड आएगा। तो अगर आप EBITDA मार्जिन देख डाला होगा, रफली अगर 10-11% का और का EBITDA मार्जिन है, सो दैट 5 करोड़ का बिजनेस अगर आ रहा है, तो यू कैन इमेजिन कितना एक 50 lakhs का EBITDA बढ़ रहा है, दैट इज ऑन अ मंथली बेसिस। सो व्हाट इज द प्रॉफिट दैट एवरीवन इज गोइंग टू गेट? ओके, एंड आई थिंक सो सी आपने दैट बहुत इज अच्छी द तरह से एग्जांपल। explain किया। प्रणव जी, आखिरी सवाल जो आज का इंटरव्यू का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने कंपनी खड़ी कर दी, यू हैड द विजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। नाउ लेट मी टेल यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इन आवर बिजनेस? हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और उसको आपने कैसे अभी तक मैनेज किया सर हमारे धंधे का सबसे बड़ा ये रिस्क ये है कि कोई भी रिस्क आएगा तो हमारा धंधा बढ़ेगा। है? आप कोविड में आप देखो, जब सब कंपनीज डाउन थी, सब ये था, लॉजिस्टिक्स हमारे आप मेरे प्रणिक का ही देख लो ना, प्रणिक ने उस पीरियड में भी ग्रोथ दिया था। बिल्कुल। सो दैट वाज द मोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वी एवरीवन हैड टू फेस। हम्म, आई थिंक यू विल एग्री विद दैट एज बिल्कुल। द टाइम्स दैट वी हैव सीन। बिल्कुल। सो इन दैट पीरियड आल्सो प्रणिक इज ग्रोइंग। So this is for you to analyze now that where we are going towards that risk. Yes, the only risk, or you can say that the challenge we have is, or the challenge that is, that depends on the management, how well they do is to manage the funds well. हमारा पेमेंट साइकिल ठीक रहना चाहिए, हमारा वर्किंग कैपिटल्स प्रॉपरली फंडेड रहना चाहिए। वो नहीं है, देन कंपनी को प्रॉब्लम होगी। ओके। इफ दैट इज देयर इन द प्लेस, देयर इज everything that we have to look forward is growth. ओके। नहीं नहीं, तो बेसिकली आप जो बता रहे हैं कि बेसिकली आपका वर्किंग कैपिटल और पेमेंट साइकिल ठीक ठाक रहता है, तो बिजनेस की कोई कमी नहीं है, रनवे भी ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया है।
सर बहुत अच्छा लगा प्रणव जी, अविनाश जी आपसे बात करने को, और हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छी तरह से कंपनी के बारे में जान चुके हैं। सो मेरी तरफ से सर बेस्ट विशेस टू यू, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम के लिए, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू अविनाश जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks. Thank Thank you, you. sir.